बात कर रहे हैं जनवरी के महीने की और सबसे पहले देखेंगे मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये जनवरी का जो आने वाला नया साल का सबसे पहला महीना है। यहाँ पे देखिए आपका लगन चार्ट अगर आपका मेष लगन है तो कुछ इसी हिसाब से बनेगा और जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट भी जो यहाँ नजर आ रही कुछ इसी प्रकार की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये प्लेसमेंट के हिसाब से हम प्रत्येक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि वो गोचर में आपको क्या-क्या परिणाम प्रदान करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम गोचरीय स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो देखते हैं सूर्य को। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध का गोचर होगा 4 जनवरी से धनु में और ये 4 जनवरी को ही धनु में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र अभी कुंभ में गोचर करेंगे और 28 जनवरी से फिर ये मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे इसी महीने में। मंगल की जहां तक बात है, मंगल गोचर करेंगे मिथुन राशि में। बृहस्पति का गोचर वृषभ में ही रहेगा और ये वृषभ में अभी वक्री चल रहे हैं, ये 4 फरवरी तक के लिए वक्री रहेंगे। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये कुंभ में ही गोचर करते हुए हमें दिखेंगे। ये लगभग मार्च के महीने में एंड में चेंज होंगे और फिर ये मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा 1 जनवरी को हमें मकर राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं लग्नेश से, और लग्नेश हमारे मंगल बनते हैं। मंगल 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं मेष लगन के चार्ट को अगर देखा जाए तो। और मंगल का गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जो मंगल का गोचर हो रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है 2025 का। और शुरुआत में हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है हर साल में हमारे लिए, और कुछ नया करने की चाहत होती है, कुछ नए ऐसे हम टारगेट्स लेके चलते हैं नए साल के लिए। ऐसे में मंगल यहाँ आपको थर्ड हाउस में होते हुए काफी मदद करेंगे। आपकी चाहे कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर हो, कोई आपका शॉर्ट डिस्टेंस टूर हो, या आपको किसी भी प्रकार का काम करना हो जिसमें अपना एफर्ट लगाना हो, तो यहाँ मंगल आपको एफर्ट लगाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और सहायता करेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ का मंगल थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाने वाला होगा। आप इस एग्रेशन का अगर फायदा ले सके तो इस एग्रेशन को आपको पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहिए। मंगल यहाँ है तो निश्चित रूप से ही आपका एफर्ट आपको इजी लगने लगेगा, तो कठिन से कठिन काम जो आपने पूरी साल के लिए डिसाइड किया है वो आप इस मंथ में प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ मंगल कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देगा सोचने समझने को लेकर और एक अच्छी प्लानिंग करने को लेकर। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ सकती है, जैसे कि आपके भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ। अगर किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है आपका अपने भाइयों से, पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से, तो यहाँ थोड़ा सा आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल यहाँ आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी देंगे, तो आपके वो वाले काम जो बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो सकते हैं, जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, ऐसे कामों के आप इस समय में प्लान करिएगा। मंगल यहाँ पर 8वें घर के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं 8वें घर से रिलेटेड आपका कोई काम है या 8वें घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रोफेशन है, तो मंगल इसमें भी आपकी काफी ज्यादा सहायता करेंगे। देखिए मंगल थर्ड हाउस में आते हैं तो एक अलग टाइप का जज्बा रहता है, एक अलग टाइप का क्रेज ये आपको देते हैं। इसलिए आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपना शारीरिक बल या आपका मानसिक बल का प्रयोग करना है, तो आप ऐसे कामों को इस दौरान प्लान कर सकते हो। मंगल का अब हम दृष्टि की भी यहाँ बात करेंगे। मंगल का सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा आपके छठे भाव पे। छठे भाव पे मंगल का दृष्टि है तो यहाँ कहीं ना कहीं केतु का जो गोचर है उसकी वजह से थोड़ा सा ये विस्फोटक स्थिति बन जाती है दृष्टि पड़ने की वजह से। तो अपने कलीग्स के साथ थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप लोग। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। यहाँ मंगल आपकी डेली लाइफ को थोड़ा सा कठिन बना सकते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस का मंगल है वो हमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देता है, और हमारे एक्साइटमेंट के आधार पर अगर काम नहीं हो पाता तो हमें काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है या हम काफी ज्यादा गुस्सैल बन जाते हैं। यहाँ पे आप ये कोशिश करिएगा कि आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपकी अच्छी बने और उन लोगों के साथ आपका किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो।
मंगल का दृष्टि आपके नवम भाव पे रहेगा और दसम भाव दोनों पे ही रहेगा। नवम भाव पे मंगल का दृष्टि होना उच्च शिक्षा में काफी सपोर्ट करेगा आपको, माता पिता के साथ अच्छे संबंध के लिए सपोर्ट करेगा, आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ या कोई भी प्रकार का धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, उनमें भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, मान लीजिए आपको विदेश यात्रा भी अगर करनी है या किसी दूसरे स्टेट में यात्रा करनी है, तो मंगल आपके लिए काफी क्विकली प्लान करने में सक्षम रहेंगे यहाँ पर। और आपको अपनी एनर्जी का, अपनी जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं उसका बेहतर उपयोग यहाँ करना होगा। यानी मंगल आपको एनर्जी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा एग्रेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। क्या वास्तव में आप इस एनर्जी का इस्तेमाल लड़ाई झगड़े के लिए या विवादों के लिए करेंगे, या क्या इसका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए करेंगे, ये आपको यहाँ देखना होगा। फिर जो यहाँ से मंगल का दृष्टि जो कि आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसी स्थिति में जब आपके 10th लॉर्ड आपके लाभ स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका इस महीने के शुरुआत से ही अपने कैरियर पर, और अपने कैरियर में अगर कुछ नया करना चाहते हो तो ऐसे कामों पर होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि दूसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर देखेंगे तो शुक्र भी आपके लाभ स्थान में ही गोचर कर रहे हैं इस मंथ में, और लगभग मंथ के एंड में ही यानी 28 जनवरी को यहाँ से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और जो कि सेकंड हाउस में अभी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही आपके जो भाव हैं धन वाले, उसमें आप कुछ बड़ी अपेक्षा यहाँ कर सकते हैं इस मंथ में। देखिए शुक्र का यहाँ गोचर शनि के साथ भी है, और शनि आपके शुक्र के मित्र तो हैं ही, वो 11वें घर के खुद स्वामी भी हैं। तो ऐसे में आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग इस मंथ के स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए, और आपको जो जो भी इस साल में जो काम करने आगे आने वाले समय में, इस महीने में जो करने हैं वो तो करने हैं ही, इसके अलावा जो आगे आने वाले महीनों में भी अगर कुछ आपको स्पेशल करना है तो वो भी आप इस समय प्लान कर सकते हो। तो शुक्र का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 5वें भाव पे। शुक्र का ये दृष्टि आपकी लव लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा, संतान पक्ष से जुड़े हुए मैटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी कहीं ना कहीं हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शुक्र 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी है, तो शनि के साथ शुक्र के होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके ऊपर लिमिटेशंस आ सकती हैं अपने रिलेशनशिप में, या कुछ एक्स्ट्रा भार या कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आ सकती हैं पार्टनर की तरफ से, या पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। अब देखिए जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपने कोई भी पार्टनरशिप की, हो सकता है कि पार्टनरशिप में कुछ बंधन का सामना आपको करना पड़े। यहाँ पे शनि के साथ जब भी शुक्र आ रहे हैं तो वो आपको प्यार प्रेम में, लग्जरी में, या अन्य जो शुक्र से रिलेटेड काम है, आपके कोई भी काम मान लो आप कर रहे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट भी देंगे, या आपको ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन भी देंगे इन शुक्र से रिलेटेड मामलों में। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप अपने लग्जरी संबंधी मामले, धन संबंधी मामलों में ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन लेके आएंगे, और रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन लेकर आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्शन फील होगा, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी आपको संतुष्टि कम रह सकती है, या उनके साथ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग फील करेंगे इस वजह से, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा सा अपने आप को बंधे हुए पाएंगे, थोड़ा सा आप यहाँ अपने आप को रिलेशनशिप में एक लिमिटेशन में पाएंगे। तो शुक्र का यहाँ से जो दृष्टि पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्रिएटिव स्किल्स या आपके जो खुद के इंटरेस्ट हैं उन पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए अगर आप कुछ बेहतर या कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो। साथ में देखिए शुक्र जो है वो दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से इस हाउस से रिलेटेड भी, मान लो अगर आपका कोई भी काम है, तो आपको जैसे वाणी की कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, या वाणी से रिलेटेड अन्य कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति और अपने रिलेशनशिप के प्रति। जितना ज्यादा आप अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, इनका गोचर हो रहा है धनु राशि में, और धनु राशि में लगभग इनका जो प्रवेश रहेगा 4 जनवरी से ही रहेगा। तो 4 जनवरी लगभग यानी शुरुआती 4 ही दिन है, उसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। बुध आपको काफी मामलों में सहायता करेंगे। यहाँ बुध आपको आपके कैरियर से रिलेटेड मामलों में, आपकी मेनली एजुकेशन, आपका
कोई भी प्रकार का टैलेंट हो, आपका कोई भी प्रकार का क्रिएटिविटी हो, क्योंकि बुध का यहाँ से दृष्टि अपने ही भाव पे रहेगा जहाँ मंगल रहेंगे। तो थर्ड हाउस को भी मान लीजिए, अगर आपको एक्सप्लोर करना हो, थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना हो, तो बुध आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। और यहाँ जो बुध है वो धनु राशि में है, और यहाँ इनको सूर्य का भी साथ मिलेगा 14 जनवरी तक। हालांकि जो सूर्य हैं वो इनके साथ रहने वाले हैं, 14 जनवरी तक ही इनको सूर्य का साथ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 4 दिन है, वैसे ही 4 दिन तो कम पड़ ही जाएंगे, तो लगभग 10 दिन तक का ही इनका साथ रहेगा, युति रहेगा 10 दिन तक का ही। तो आपको आपकी ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, आपको 9th हाउस से रिलेटेड किसी भी अन्य मैटर पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो युति बनेगी दोनों की, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और अपनी जो भी एनर्जी है आपकी उसको सही तरीके से काम में ले पाएंगे। यहाँ बुध का जो दृष्टि थर्ड हाउस पे है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में और काफी ज्यादा फास्ट डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। अब मंगल और बुध का यहाँ संबंध बन रहा है, मंगल और बुध का संबंध ये कुछ हद तक वैसा ही प्रभाव देगा जैसे लगभग युति का प्रभाव होता है। हालांकि युति का प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये सिर्फ दृष्टि संबंध है, तो दृष्टि संबंध में प्रभाव थोड़ा कम जरूर रहेगा। यहाँ पे आपको मंगल का जो कनेक्टिविटी है बुध से बन रहा है, तो यहाँ पे निश्चित ही आपको काफी फास्ट डिसीजन लेने, काफी फास्ट रणनीति बनाने में सहायता मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड है, और चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। तो आप इस मंथ के स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस्ड हो जाएं तो अच्छा है आपके लिए। यानी कैरियर के लिए कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कैरियर पे ज्यादा ध्यान दें, अपने रिश्तों को लेके, अपने किसी अन्य काम को लेके उतनी ज्यादा परेशान ना हो। और चंद्रमा है भी 10th हाउस में ही, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट देंगे अपने प्रोफेशन के प्रति। चंद्रमा यहाँ कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न का चंद्रमा आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा सरलता लेकर आएगा, भले ही आप कितने भी ज्यादा एग्रेसिव हैं, कितना भी ज्यादा आपको कुछ परेशानी है, समस्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़े ज्यादा कहीं ना कहीं शालीन रहेंगे चंद्रमा के इस प्रभाव की वजह से। और चंद्रमा का दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे भी है, तो शुरुआत में लगभग 1-2 दिन तक या 3 दिन तक आप अपने डोमेस्टिक लाइफ के भी बहुत सारे कामों पर ध्यान दे सकेंगे और अपने कैरियर पर भी अच्छे से फोकस कर सकेंगे। यहाँ से फिर चंद्रमा चेंज होंगे और लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपको चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में भी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये शनि के साथ स्थित रहेंगे, और यहाँ पे लगभग जो शुक्र का गोचर है, शुक्र का गोचर भी रहेगा, इसलिए ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इमेजिनेशन के लिए काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ शनि अपने ही घर में है, तो शनि यहाँ ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए थोड़ा सा आपके डिसीजन मेकिंग में आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनली आप उतने ज्यादा अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएंगे यहाँ चंद्रमा के होते हुए। इसके बाद यहाँ से चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे और आपके 12वें भाव में चले जाएंगे जहां वो राहु के साथ स्थित रहेंगे। इस टाइम सडनली आपको कोई विदेश यात्रा का या विदेश सेटलमेंट का डिसीजन लेना हो तो वो ले सकते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी भी आपको आ सकती है राहु और चंद्रमा का युति होने की वजह से। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे लगन में। लगन का चंद्रमा आपके लिए फिर भी ठीक रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल बनाएगा अपने रिश्तों के प्रति और अपने परिवार के प्रति। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा लगभग 10 तारीख के आसपास, यानी 8, 9 या 10 तारीख के आसपास का जो प्रवेश होगा वो आपके सेकंड हाउस में होगा। यहाँ आपको काफी क्विकली धन के रूप में या कोई लग्जरी के रूप में फायदा हो सकता है, और आपको कोई भी हिडन टैलेंट अगर आपके अंदर है तो वो सामने आएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ सूर्य की। सूर्य हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वैसे भी ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, और सूर्य का गोचर अगर देखा जाएगा तो 9वें भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य का गोचर आपके लिए काफी सारे मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। भले ही आपका कोई भी प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय में, या किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। सूर्य का यहाँ ट्रांजिट है और फिफ्थ लॉर्ड होकर वो आपके 9th हाउस में आए, तो कुछ नया सीखने के लिए या लाइफ में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए, लाइफ में कुछ स्पेशल करने के लिए ये जो स्थिति है सूर्य की बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है, लगभग 10 दिन तक यहाँ बुध और सूर्य का युति भी रहेगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा कुछ नया करने में या कुछ नया सीखने में, और लाइफ को एक बेहतर तरीके से प्लान करने में भी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है।
अब देखिए यहाँ जो सूर्य रहेंगे, सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जब सूर्य दृष्टि डालेंगे तो वो मंगल को भी और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मंगल वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा फायरी हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये मंथ बहुत ज़्यादा ईज़ी रहने वाला है कोई भी प्रकार का काम करने के लिए। फिर यहाँ सूर्य आपके मनोबल को भी बढ़ाने का काम करेंगे और आपको निर्णय क्षमता अच्छी देंगे, आपको डेडिकेशन भी अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा देंगे। फिर यहाँ से सूर्य आगे बढ़ेंगे, सूर्य जाएँगे मकर राशि में और मकर राशि में इनका प्रवेश होगा 14 जनवरी के बाद से। 14 जनवरी के बाद से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका किसी भी प्रकार का टैलेंट है, आप उस टैलेंट को अपने कार्य क्षेत्र में काम में ले सकते हैं। मान लो आपका कोई भी हॉबी है या कोई भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आपको नेम फेम अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सूर्य का 10th हाउस में प्रवेश होने से आपको प्रमोशन वगैरह के लिए कोई प्लानिंग करनी है, जॉब चेंज के लिए कोई प्लानिंग करनी है या अपने बॉस के साथ रिलेशंस को लेके कोई प्लानिंग करना है, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस पे, जहाँ वो आपके घरेलू कार्यों में या अपने माता-पिता के साथ संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आएँगे। तो सूर्य का हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रभाव हमें इस मंथ में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सीधा हम अब गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस में, जहाँ गुरु अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु का गोचर काफ़ी ज़्यादा अहम है और ऐसा गुरु आपके धन संपत्ति के लिए कुछ रीप्लानिंग को दिखाता है, कुछ नए निर्णयों को दिखाता है, जो निर्णय आपके गलत हो चुके हैं या जो निर्णय आपको चेंज करने हैं या कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड अगर आपको करना है आने वाले समय में, तो गुरु उन सब के लिए आपको प्लानिंग करने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ-साथ आपके कुछ ऐसे खर्चे जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गए हैं या आपकी कोई ऐसी अर्निंग जो कि कहीं पैसा रुका है, पैसा नहीं मिल पाया आपको, तो उन मामलों में गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ आपको वाणी से रिलेटेड मामलों में भी गुरु काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब देखिए गुरु 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इन भाव से संबंधित आपका कोई भी अगर काम अटका हुआ है, तो अभी आप उनके लिए प्लानिंग कर सकते हो। गुरु का यहाँ से दृष्टि रहेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस पे गुरु का दृष्टि है, तो अपने वर्क प्लेस को अगर आपको आने वाले समय में चेंज करना है या वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी आपको बड़ा डिसीजन लेना है, तो इसमें आप अभी विचार कर सकते हो। गुरु का दृष्टि आपके 8वें भाव पे, 8वें भाव पे गुरु का दृष्टि होना आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं जो आपका रिसर्च पर्पज़ अगर है, स्टडी पर्पज़ जो हायर स्टडीज़ है या कहीं न कहीं अकल्ट से जुड़ा हुआ काम है, कोई ऐसा जासूसी वाला ऐसा कोई रिलेटेड काम है, तो आपको गुरु वहाँ ज़्यादा सक्सेस देंगे। आपको मेनली ज्ञान प्राप्ति की तरफ और अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। यहाँ से गुरु का फिर दृष्टि रहेगा 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो दृष्टि है वो आपके फिर भी करियर में अच्छी प्लानिंग करने के लिए दिखाता है। तो मान लीजिए आप अपने करियर से सैटिस्फाई नहीं है अभी और आपको आने वाले समय में करियर में कुछ बहुत बेहतर करना है, तो आप इस समय वो सारी की सारी प्लानिंग करके चल सकते हो। तो गुरु का प्रभाव कुछ इस प्रकार का रहेगा और गुरु अभी वक्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने काम हैं उनको ही पूरा करने पे फ़ोकस करिएगा, नया कोई भी काम अभी प्लान ना करिएगा गुरु से रिलेटेड कार्यों में। इसके साथ-साथ शनि की जहाँ तक बात है, शनि आपके 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। शनि का गोचर अभी अपने ही घर में और अपने मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, इसलिए शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अर्निंग्स के मामलों में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनाएँगे। शनि का यहाँ प्रभाव जो है वो आपके नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा, लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी में आपको मदद करेगा और जिन भी लोगों के साथ आपके कनेक्शन होंगे या जिन भी लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनके साथ आप बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए रिलेशनशिप रख पाएँगे या कनेक्टिविटी रख पाएँगे। शनि का यहाँ से जो दृष्टि पड़ रहा है वो लगन पे पड़ रहा है। लगन पे तीसरी दृष्टि जब भी शनि डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कहीं न कहीं। तो शनि वो आपको डेडिकेशन भी देंगे और क्योंकि इस मंथ में मंगल का ट्रांजिट 3rd हाउस में है, इसलिए आप एनर्जेटिक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। बस आपको ज़रूरत इस बात की है कि अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल करें। फिर शनि का जो दृष्टि यहाँ से पड़ रहा है वो आपके पंचम भाव पे रहेगा। पंचम भाव पे शुक्र के साथ बैठकर जब ये दृष्टि डालेंगे, तो लव लाइफ को लेके, संतान को लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे शनि का दृष्टि रहेगा आपके 8वें भाव पे और गुरु का भी यहाँ दृष्टि पड़ रहा है। ये दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग बहुत हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या बहुत लंबे समय तक कोई बड़ी स्टडी करना चाहते हैं, कोई बहुत लॉन्ग टर्म का कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, काफ़ी समय तक चलने वाला, तो उनको यहाँ शनि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ आपको कहीं न कहीं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं अपने माता-पिता के लिए, अपने इन-लॉज़ की फैमिली के लिए। यहाँ से अगर आपको कोई बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा अभी समय लगे क्योंकि शनि थोड़ा-सा यहाँ डिले कर सकते हैं आप लोगों को।
तो ये कुछ आपके लिए प्लानिंग था इस मंथ के लिए और कुछ इस प्रकार के प्रभाव भी थे इन ग्रहों के। देखिए राहु और केतु के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो इनके बारे में कोई खास चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए जनवरी के इस पहले महीने में और कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाएगी तो 9, 10 फिर 14 से 17 तारीख तक, फिर 21, 22 और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। अगर आपको कोई भी स्पेशल प्लानिंग करनी है अपने लिए और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो आप इन दिनों में वो प्लानिंग कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से थोड़े खराब दिन हैं जो आपको इस मंथ में दिखाई दे सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब भी कन्या राशि में होगा तो 18 से 20 तारीख तक ये थोड़ा-सा आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इन दोनों में आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, जैसे कि रूटीन ठीक नहीं रहे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहे या कोई बड़ा खर्चा हो गया या किसी के साथ आपका कोई अनबन हो गया। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8th हाउस में होगा तो 23 से 25 तारीख तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मेनली आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी है। अगर आप कोई भी स्पेकुलेशन या ऐसा काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी रिस्क बढ़ेगा। ऐसे में चंद्रमा 8वें भाव में होंगे तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा देंगे, लेकिन किसी भी काम को करने का डेडिकेशन आपके अंदर बना रहेगा। तो चंद्रमा का यहाँ जो ये 23 से 25 तारीख तक का जो गोचर है थोड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस डाल सकता है, थोड़ी एक्स्ट्रा एंग्जायटी या थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता है। चंद्रमा फिर मीन राशि में गोचर करेंगे 5 और 6 को। मीन राशि का ये वाला जो गोचर रहेगा वो कहीं न कहीं कुछ गलत डिसीज़न को दिखाता है। यहाँ पे कुछ बड़े खर्चे होना या कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीज़न जिसकी वज़ह से आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ हो और आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ हो। 5 और 6 को थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने यहाँ डिस्कशन किया आप मेष लगन वालों के लिए, ये नए साल के पहले महीने जनवरी के लिए। फिलहाल वीडियो में हम अपना डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।